आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पद्मश्री श्री पोपट राव पवार जी, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पोपट राव पवार जी उस गांव से हैं जिस गांव का नाम है हिवरे बाजार। वो भारत का सबसे अच्छा गांव है और उसमें उन्होंने किस तरह से काम किया, कैसे वो गांव सबसे अच्छा बना, और उनको भारत सरकार ने 2020 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया है गांव के विकास के लिए। और वो महाराष्ट्र सरकार की कमेटी में भी है जिसमें ग्राम स्वराज्य, गांव के मॉडल विलेजेस बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाएं उसके लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार भी कई चीजों में ग्राम स्वराज्य के मामले में इनसे परामर्श लेती है। तो सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है पोपट राव पवार जी हमारे साथ। आज युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए आपने अपना समय निकाला और हमें दिया। तो महाराष्ट्र के हिवरे बाजार गांव के पोपट राव पवार जी से सबसे पहला प्रश्न जो मेरा है पोपट राव पवार जी, कि आप की का जो जीवन है उससे सीखने लायक इसलिए है क्योंकि आज इंडिया जो है वो यंगेस्ट कंट्री है। सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर हैं और सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर ऐसे हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी मिसगाइडेड है, उनको पता नहीं है कि करना क्या है। तो एक समय ऐसा था जब आप भी फर्ग्यूसन कॉलेज में शायद पुणे के अंदर पढ़ रहे थे। आप एक क्रिकेटर थे और काफी अच्छा क्रिकेट खेलते थे, स्टेट टीम में भी थे। और उस समय ऐसा क्या अचानक बदलाव हुआ कि आपने वो वाला जीवन छोड़कर और वापस आए अपने गांव के अंदर और क्रिकेटर से आपने उस गांव की तरक्की की। उस गांव के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि पहले ऐसा माना जाता था कि वो सबसे बिगड़ा हुआ खराब गांव है, वहां लोग शराब पीते हैं और किसी अधिकारी को यदि परेशान करना होता था तो उसका ट्रांसफर वहां किया जाता था ताकि वो वहां पर आकर परेशान हो। तो इस तरह के हालात थे। तो जब वो सरपंच बने उसके बाद क्या बदलाव आया, उसके पहले मैं जानना चाहूंगा पोपट राव जी कि आपने एक क्रिकेटर से कैसे एक सरपंच बने और सरपंच बनकर सबसे पहले ऐसा क्या किया जिससे वो गांव की विकास की एक दिशा पलट गई। जी। मैं अहमदनगर से 16 किलोमीटर दूर मेरा गांव है जो एक अवर्षण प्रवण क्षेत्र में आता है। बहुत कम बारिश होने वाला गांव है और इसी कारण 95% जो परिवार हैं वो फूड और एम्प्लॉयमेंट के कारण गांव छोड़ के शहर जाते थे। मेरी पढ़ाई 4 तक गांव में हो गई। उसके बाद पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। शहर गया तो क्रिकेट खेलने की आदत लग गई। अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल गया से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी से नेशनल लेवल तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मैंने चेन्नई को रिप्रेजेंट किया। अच्छे जॉब भी मुंबई पुणे में हाथ में आए थे। उसी वक्त गांव में बहुत खराब ऐसी हालात थी कि गांव में पीने को पानी नहीं, रोजगार नहीं, घर घर में शराब, लड़ाई झगड़े, पुलिस स्टेशन, ब्लैक लिस्टेड गाँव। जब मैं गांव गया था तभी गांव में मैंने देखा कि गांव के हालात, तो मेरा बचपन मुझे याद आ गया। जो बचपन में लोग तो लिखे पढ़े नहीं थे, लिटरेट नहीं थे, लेकिन कल्चर थे, संस्कारित थे। गांव में पैसा नहीं था लेकिन एक दूसरे को कोऑपरेट करने का नेचर था। और जो गांव में बदलाव आया उसका एक ही कारण था, सूखा। 72 के ड्राउट, वो तो मुझे ज्यादा पता नहीं, छोटा था। 76, 77 के ड्राउट, 82, 83 के ड्राउट। 10 साल में 3 सूखे के कारण गांव से लोग बेहाल हो गए और गांव छोड़ के शहर जाने लगे और रोजगार ढूंढने लगे। और उसके कारण गलत आदत गांव में आ गई। रोजगार का मेन एम्प्लॉयमेंट सोर्स बन गया लोकल लीकर प्रिपरेशन, ड्रिंकिंग। उसके साथ साथ क्राइम भी जुड़ गया। जब गांव में आ गया देखा बचपन में कितना अच्छा गांव था, हरे भरे पहाड़ थे, हर सीजन के फ्रूट्स गांव में खाने को मिलने के। बारिश हो गई तो नदी नालों में पानी बहता था, मछली ये सब पानी में बहती थी, तैरने के लिए पानी था। आम का सीजन आ गया, आम खाने को मिलने का। जामुन का सीजन आ गया, जामुन खाने का मिलने का, बेर खाने को मिलने के। और ये देखो कि जैसे कपड़े कलरफुल हो गए तो समझो आम खाने लायक हो गया। हाथ टूट के गले में चला गया तो समझो जामुन का पेड़ और जामुन पक गया, क्योंकि जामुन की लकड़ी बहुत कमकोत होती है, वीक होती है, वो जल्दी टूट जाती, गिर जाने के बाद हाथ टूटता था। अगर सर के ऊपर कई पटिया बांध के आ गया कोई तो समझो बेर
अच्छा खाने लायक हो गया, किसी ने पत्थर मार दिया वो सर पे लग गया। तो ये इंडिकेटर्स थे नेचर और गांव के लोगों की। गांव में किसी की मृत्यु हो गई, पूरा गांव अपने चूल्हा बंद करके शेयरिंग करता था, दुख का बंटवारा होता था। गांव में किसी मजहब के उत्सव आ गए, त्योहार आ गए, तो लोग शेयर करते थे, एक दूसरे को एंजॉय करते थे। और ये देखा और अभी बिगड़ा हुआ, कोई किसी का सुनता नहीं, घर गमन लड़ाई झगड़े, युवा वर्ग दिशाहीन हो गया। गांव में ना रोजगार, ना हेल्थ की सुविधा, ना पीने के पानी की सुविधा, ना क्वालिटी एजुकेशन, बहुत सारी समस्या आ गई थी। बस ये बदलाव सामने आ गया और मुझे वही प्रेरणा मिली, अरे जो बचपन में गांव था, बस वो बचपन वाला गांव हम तैयार कर। और उसी वक्त 89 में पंचायत का इलेक्शन आ गया था। इलेक्शन के कारण वहां पर लड़ाई झगड़े बहुत हो गया, ऐसी हालात थी, क्योंकि 83-84 में शराब पी के लड़ाई के कारण एक आदमी की जान चली गई थी और उसके बाद गांव का इलेक्शन हुआ था। तो ऐसी हालात में वापस वही नजारा सामने आया था। तो सबसे ज्यादा यूथ और महिला आगे आई, जो परेशान थी कि एक लिखा पढ़ा नौजवान है, अगर ये गांव में आ जाएगा तो लोग मान जाएंगे और गांव की लड़ाई झगड़े से मुक्ति मिलेगी। बस इसी कारण सारी गांव की महिला और यूथ आगे आ गए। उन्होंने गुंडागर्दी करने वालों को रोक दिया और यूनानिमस पंचायत का इलेक्शन हुआ, मैं सरपंच बन गया। तो इस तरह से एक लीडरशिप तैयार हो गई। मैं तो सरपंच बन गया तो, लेकिन मेरा पूरा परिवार मेरे अपोज में चला गया। मेरी माँ 10 दिन मायके चली गई। उसने कहा खुद का करियर का सोच, ये गांव के फ्यूचर के झंझट में मत फंसना, ये गांव तो पूरा बिगड़ा हुआ है। क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई मिसाल नहीं था, किसी गांव के पंचायत के सरपंच ने गांव में बदलाव लाया। कुछ प्लानिंग नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ सपोर्टर नहीं थे, और गांव के हालात इतने खराब, तो गांव को कोई गवर्नमेंट सिस्टम सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि गुंडागर्दी करके गांव के लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसर को भगा दिया था। बस यही है। और जब आया घर वालों को समझाया कि भाई चलो कुछ दिन के लिए रुक जाऊंगा, वापस मेरा जॉब का ऑर्डर आ गया तो मैं चला जाऊं। कस्टम, एयर इंडिया, एशियाचे, इंडियन ऑयल, हाथ में थे ऑर्डर, लेकिन वो सब छोड़ दिया। घर वाले थोड़े मान गए। जब शुरुआत हो गई तो पूरा गांव 26 जनवरी 90 में ग्राम सभा के लिए आए थे, क्योंकि फ्लैग होस्टिंग के लिए मैं गांव आया था। क्योंकि रिलेटिव के पास शहर में रहता था मैं, वहां से कॉलेज और स्पोर्ट चलता था। 6-6 महीने में गांव में कभी आता नहीं था। जब गांव आ गया इलेक्शन के बाद, तब गांव के लोगों ने कहा कि अरे भाई हमारी समस्या तो ये खत्म करेगा नौजवान, लिखा पढ़ा है, एक अच्छा कैरेक्टर है उसका, नशा से दूर है। बस ऐसे कुछ जो सवाल जवाब ग्राम सभा में हो गए, और सभी लोगों ने फ्लैग होस्ट के बाद जो सवाल उठाने शुरू किए, इतनी सारी समस्या आ गई, मैं तो घबरा गया था। और इतनी समस्या, और ये समस्या का हल कैसा ढूंढना है। तो मैं 15 दिन के लिए बस इतना डिप्रेशन में चला गया, और इतनी सारी समस्या है, करना क्या होगा। क्योंकि एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी, स्टूडेंट शराब लेके आने के, टीचर और विलेजर स्कूल में बैठ के शराब पीने के, 2-2 किलोमीटर महिलाओं को एक हंडी भर पानी के लिए घूमना पड़ता था। रोजगार नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे। बहुत बड़ी बेकारी गांव में थी, गरीबी थी, भूख थी, हेल्थ की समस्या थी, और नशा का तो कहर था। बस इससे शुरुआत हो गई। पहला काम हुआ तो मैंने लोगों को कहा कि भाई मैं ठीक है प्रयास करूंगा, लेकिन आप अगर सब सपोर्ट करेंगे तो। 15 दिन के बाद वापस मैं गांव में आ गया, और मैंने तय किया कुछ दिन के लिए गांव में रुकूंगा। और जो शुरुआत हो गई तो समस्या, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बन गई। समस्या तो बहुत थी, लेकिन इसकी प्रायोरिटी बनवाई। पहला था ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा था रोजगार, तीसरा था नशा मुक्ति, चौथा था हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, फिर पावर सप्लाई, सारी प्रायोरिटी बनवाई। फिर पहला प्रयास किया कि पानी और रोजगार, इसके लिए सॉइल और वाटर कंजर्वेशन करना जरूरी। तो रोजगार भी गांव में मिलेगा, और रिचार्ज होगा तो पानी भी आ जाएगा। इसलिए फिर प्रयास शुरू हुआ। तो इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है,
उस वक्त कारपोरेट फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, CSR फंडिंग, NGO फंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था 90 में। फिर 2 साल चले गए मेरे, 1992, 2 साल मैं इतना लिखा पढ़ा हूँ, M.Com तक पढ़ाई हो गई, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 1 साल के अंदर करीबन 9 या 10 पंचायत के सेक्रेटरी आपकी ट्रांसफर करा के चले गए। अरे नहीं, ये तो सरपंच बहुत सवाल उठाता है, परेशान करता है, तो नहीं ट्रांसफर करके ले। फिर अच्छा कोई पंचायत का सेक्रेटरी, अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे टीचर्स कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर परेशान भी कई बार हो गए, लेकिन मैंने हाल छोड़ा नहीं। तो पहले गवर्नमेंट सिस्टम का सारा स्कीम का अध्ययन मैंने किया। पहला फॉरेस्ट लैंड थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्लानिंग कैसा है, DRDA का प्लानिंग कैसा है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का प्लानिंग क्या है, उसके साथ पावर सप्लाई डिपार्टमेंट का क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट, PWD का डिपार्टमेंट, और सबका अध्ययन करके फिर मैंने सोर्स ढूंढना शुरू किया। तो 92 में मुझे पहला सोर्स मिला, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उस वक्त भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में ग्रामीणों के सहभाग से वन व्यवस्थापन यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। बस उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से मिला, उनके ईयरली प्लानिंग में आ गया, और इसके साथ साथ गांव में JFM कमेटी बन गई। और 93 में, 94 में खिवरे बाजार में पहला टॉप टू बॉटम से लेके टॉप पे पहला प्रोजेक्ट मंजूर हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो पूरा गांव रोजगार के लिए वही आ गया, क्योंकि फंडिंग सोर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ही थी महाराष्ट्र सरकार की। और गांव में तो 100% मजदूर थे, 100% परिवार में। ये पहला प्रयास, और इसके लिए पहली ग्राम सभा, और इसके लिए पहली वन व्यवस्थापन समिति बन गई। और वो समिति ने आगे आके प्लानिंग किया, और हिवरे बाजार का 70 हेक्टेयर पे काम शुरू हुआ। और फंड तो लिमिटेड थे, 2 महीने के अंदर पैसा खत्म हो गया। फिर वापस कहा रोजगार, चुप बैठे, अभी क्या करना है। इसी में अप्रैल मई जून चला गया, जून में बारिश आ गई, रिचार्ज हो गया, तो नीचे तालाब में बिल्कुल पानी नहीं आया। तो वापस गांव में मेरे अपोज में एक बहुत बड़ी लहर आ गई, ये सरपंच ने गलत काम किया, पहाड़ी पे जो गड्ढे निकाले, जो ट्रेंचिंग किया, सारा पानी वहा ही गया, नीचे तालाब में पानी नहीं आया करके। तो गांव के अमीर लोग मेरे अपोज में चले गए। हमारा तालाब जो जल्दी भरता था उसमें पानी नहीं आ गया, क्योंकि उस वक्त लोगों को टॉप टू बॉटम पहाड़ों पे काम किया, तो नीचे रिचार्ज कैसा होता है पता नहीं। और जुलाई के बाद में, अगस्त में जब बिल्कुल रिचार्ज वाटर पर्कुलेट होके क्लीन पानी का बहाव शुरू हो गया, और अपने आप तालाब भर गया, कुएं में पानी आ गया, तो लोगों को एक जादू लगा, अरे ये तो जादू हो गई, बिल्कुल मिट्टी सॉइल मिक्स पानी नहीं, क्लीन कांच जैसा पानी आ गया, और कुएं भर गए। और जो पानी जनवरी में खत्म होता था, वो मार्च अप्रैल तक पानी मिला, और लोगों के दिल में एक जादू लगी, अरे बहुत बड़ा काम सरपंच जी ने किया। बस इससे सपोर्ट मिल गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और इसके साथ साथ हमारा जो मूवमेंट है गांव बदलाव का, पानीदार करने का, हरा भरा करने का, नशा मुक्त करने का, बस ये आंतरिक प्रेरणा मिल गई, और गांव के लोगों की आंतरिक प्रेरणा जाग गई। और उन्होंने कहा, जो बचपन में गांव का नाम था, ये गांव का नाम बहुत बड़ा था। जो दिल्ली से महान भारत केसरी गुरु हनुमान अखाड़े के गुरु हनुमान जी खिवरे बाजार आके गए थे। मास्टर चंदेगीराम हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े पहलवान थे, वो हमारे गांव में आके गए, क्योंकि हुरे बाजार एक रेसलर का गांव था। पूरे भारतवर्ष नहीं, आशियाई पहलवान भी हमारे गांव में आके गए थे। और मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों बहुत बड़े रेसलर थे। का सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने उज्जैन और इंदौर में चैरिटी शो का अरेंजमेंट किया था। उस वक्त मेरे चाचा और मेरे पिताजी का चैरिटी शो वहां रेसिंग का लगवाया गया था।
ये गांव का बहुत बड़ा इतिहास था इंटरनेशनल लेवल तक। और वो सूखे के कारण क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया था, माइग्रेट लोग हो गए थे। और उसी गांव में एक बहुत अच्छी मूवमेंट चली। बस हमारा कल्चर यही कहता है, अगर नेचर के साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको नेचर इतना देता है, तो सब लोग आपके सपोर्ट में आ जाते और हिवरे बाजार की मूवमेंट शुरू हो। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो ग्राम सभा होती है उसके हमारे संविधान में तो वो है, लेकिन उसके सही हाँ मायने क्या है? और भारत के अंदर कई सारी जगहों पर ग्राम सभा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, सरपंच सचिव साइन कर कर सारे पैसे निकाल कर बांट लेते हैं। और कई जगहों पर क्या हो रहा है कि लोग जो प्रशासनिक अधिकारी जो वहां आते हैं, जैसे कि डॉक्टर है या फिर मान लीजिए टीचर्स हैं, वो भी सरपंच के इशारों पर या उनके कहने पर काम नहीं करते। गांव वालों को कई समस्याएं होती हैं। लेकिन आपके गांव में आपने ग्राम सभा का एक ऐसा अनूठा प्रयोग किया जो असल में गांधी जी का सपना था, जो हमारे संविधान की मूल भावना है। तो उस तरीके से आपने ग्राम सभा का प्रयोग किया और सारे सिस्टम अपने गांव के सही कर दिए। तो ये बताइए पहले तो कि ग्राम सभा का सही स्वरूप क्या है, आपने उसका कैसे उपयोग किया और बाकी गांव भी उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं? जी। हाँ, देखो शिवम जी, ग्राम सभा ये तो भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे चाणक्य के ग्रामायण तक जाएंगे तो हमारे ग्राम सभा पंचायत का जिक्र हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हमारा घटनात्मक ढांचा आजादी के बाद बन गया, तभी जो हमारी सिस्टम आ गई, कानून से लेके हमारे ग्राम सभा का गठन हो गया। और इसमें जो भी एजेंसीज गांव में काम करने वाली है वो ग्राम सभा में और पंचायत में आनी चाहिए। तो इसलिए कानून तो बन गया है, लेकिन लोगों की दिमागी हालात जो है ना, मुझे क्यों करना है, पहले कैसा राष्ट्र और समाज सोच के गांव के लोगों ने आपका खुद का कानून बनवाया था और वो ग्राम सभा मजबूत बनाई थी। गांव की कार्यकारी संस्था भी थी का जो गिने चुने लोग गांव चलाते थे। फिर जंगल संरक्षण हो, गांव का न्यायदान हो, ये सब काम उस वक्त चलते थे। और जब आजादी के बाद हम स्वतंत्र हो गए, हमारा कानूनी ढांचा बन गया, हमारी घटनात्मक संरचना बन गई, तभी गांव की पंचायत, गांव की ग्राम सभा और गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसा एक लिंक हो गया। तो ये सभी गांव में थी। हिवरे बाजार में हमने 92 से जेएफएम से लेके ग्राम सभा का आधार लिया, क्योंकि ग्राम सभाएं सबसे बड़ी ताकतवर है और इसी का प्रभाव पंचायत में आ जाता है। फिर पंचायत के जो मेंबर्स और सरपंच बनते हैं, पंच और सरपंच, वो जैसा ग्राम सभा निर्णय करेगी वो उसी से वो उसका अमल करते। तो हमने यही किया कि लीडरशिप तभी स्ट्रांग बनेगी जब ग्राम पंचायत स्ट्रांग बनेगी, और ग्राम पंचायत तभी स्ट्रांग बनेगी जब ग्राम सभा मजबूत हो। क्योंकि ग्राम सभा का मजबूती से सपोर्ट मिलेगा तो पंचायत में अच्छे निर्णय होते। क्योंकि हमारे देश में और हमारी लोकशाही प्रणाली में डिसिप्लिन का रोल आ गया तो हमारी लोकशाही खतरे में आ जाती। जंगल संरक्षण की बात आ गई, जैसा जंगल में आग लगना, जंगल कटौती करना, और वहां डिसिप्लिन लगवाए तो लोग अपोज करते। इसलिए ग्राम सभा के निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पूरी ग्राम सभा मान गई तो अपने आप वो इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। और फिर भी इलेक्शन आ गया तो हम जा सकते हैं कि भाई देखो ये सब हमने किया, ये ग्राम सभा में कहा था करके किया, आपने कहा हमने फॉलो किया, भाई इसका फायदा हुआ है। और इसका रिजल्ट हमें हमारी जो 2021 जनवरी में इलेक्शन हो गई पंचायत की, 35 साल के बाद गिने चुने लोगों ने इसमें प्रॉब्लम क्रिएट की थी, शुरू में नाराज थे, लेकिन रिजल्ट मिल गया। 96% लोगों ने मोहर लगा दिया कि हम ये गांव संभालने में सक्षम है। आपने जो निर्णय लिया था ग्राम सभा और पंचायत ने, ये हमारे गांव का भविष्य है। क्योंकि लोगों को डिसिप्लिन नहीं चाहिए, और हमारे देश में खाली डिसिप्लिन की कमी है और आंतरिक भावना की कमी है।
बस हमारी ग्राम सभा इसलिए मजबूत हो गई कि हमने समाज और गांव के कम्युनिटी हित के निर्णय लिए, गांव के फ्यूचर के लिए निर्णय लिए। गांव में नशा बंद होना चाहिए, से नशा पान करने वाले अपोज में थे। गांव में घर तक रास्ता होना चाहिए अच्छा, तो जो रास्ता खेत में जाता है करके किसी ने अपोज किया। जंगल काटना नहीं, ये जो कुछ निर्णय थे, ट्यूबवेल नहीं लेना, ये ग्राम सभा का निर्णय था कि ट्यूबवेल के कारण ग्राउंड वाटर नीचे नीचे जाता है। ज्यादा पानी वाली फसल नहीं लेना, जैसा शुगर केन, बनाना, इस तरह से ड्रिप यूज करना, गांव की जमीन बाहर वालों को नहीं बेचना। जो माइग्रेट हुए लोग वापस रिवर्स माइग्रेट होकर गांव में आ गए, तो बस उनको 1 साल की कैरेक्टर गारंटी और उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद उनको रेशन कार्ड मिलता है। उसके बाद उनका वोट निर्णय ग्राम सभा में किए थे, वही निर्णय के कारण, क्योंकि गांव को डीजे नहीं बजाना, गांव में कोई शराब नहीं बनाएगा, तो इसके कारण महिला परेशान थी, यूथ परेशान थे। अच्छे टीचर गांव में नहीं आते थे, पटवारी हो, फॉरेस्ट का वॉचमैन हो, तो ये सब अच्छे लोग आ गए। फिर एक आ गए जो खराब करने वाले हैं, काम करने वाले, अपना तबादला करके निकल गए। और जो अच्छा काम करने वाले लोग आ गए, अरे नहीं एक अच्छा गांव है, बस उस गांव में हमें काम करना है। तो अपने आप, क्योंकि गवर्नमेंट के सभी अच्छे लोग सभी जगह पे नहीं मिलेंगे। हमने कभी गलत काम किया करके उसको पनिशमेंट दिया नहीं, तो उसको समझाया कि भाई अपने गांव के लिए काम करना है। तो जिस मिट्टी से आप पैदा हुए, हम भी उसी मिट्टी से है, चलो हम उस मिट्टी के लिए काम करेंगे। तो इसके कारण अच्छे टीचर, अच्छे पटवारी, हेल्थ केयर सेंटर के लोग, पावर सप्लाई वाले लोग, सभी इसमें जुड़ गए। इतना ही नहीं तो बैंक के लोग भी आ गए, पुलिस वाले आ गए। कुछ गलत है तो वहां गलत काम करने वालों को पनिशमेंट करने लगे, तो अपने आप अच्छे लोगों को गांव में सपोर्ट मिल गया और खराब काम करने वाले को गांव से दूर होना पड़ा। और अपने आप वो भी मान गए, अरे नहीं गलती हो गई, चलो हम काम करेंगे। इसलिए ग्राम सभा मजबूत करने के लिए एक तो लीडरशिप होनी चाहिए। जैसा मैं सरपंच हूँ, कुछ जगह पे डिप्टी सरपंच होगा, कुछ गांव में कोई जिला पंचायत में बैठा हुआ अच्छा लीडर है, वो गांव का नेतृत्व कर सकता है। कुछ गांव में अच्छे पॉलिटिशियन लीडरशिप कर गए, कुछ गांव में गवर्नमेंट ऑफिसर भी लीडरशिप कर सकता है, या कुछ गांव में तो पुलिस वाले भी लीडरशिप दे सकते हैं। कुछ गांव में बैंक वालों ने लीडरशिप दी और सपोर्ट लिया। ये अलग अलग पैटर्न है, लेकिन एक है कि इन्वॉल्वमेंट सभी की होनी जरूरत है। चाहे गांव में काम करने वाली सभी एजेंसी, पंचायत हो, वुमेन ग्रुप हो, यूथ ग्रुप हो, महिला समिति हो, उसके साथ साथ दूध कलेक्शन सेंटर हो, सभी इसमें इन्वॉल्व हो गए, या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो अपने आप लीडरशिप एक दूसरे को सपोर्ट करती है और गांव में बदलाव होता है। तो इसलिए कानून बनने से खाली कानून से बात नहीं चलेगी, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए समस्या, हमारा कानून तो बहुत अच्छा है, हमारा प्लानिंग बहुत अच्छा है, बजट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन समस्या हमारी ग्राउंड लेवल पे, जब गांव में जाता है तो समस्या शुरू होती है। और गांव की समस्या बाहर वाले नहीं छोड़ सकते। समस्या, गांव की समस्या का हल गांव के लोग ही ढूंढ सकते हैं, और गांव के लोग तभी ढूंढेंगे जब ग्राम सभा मजबूत होगी। इसलिए जो प्रयास हमने किया, वो प्रयास भारतवर्ष के हर गांव में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी महाराष्ट्र सरकार की पिछले 13 साल से आदर्श गांव कमेटी का अध्यक्ष, मेरे पहले अन्ना हजारे जी अध्यक्ष थे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर बीजेपी की आ गई, अभी कांग्रेस राष्ट्रवादी सेना की सरकार है, फिर भी वो कमेटी का मैं प्रेसिडेंट। वो अच्छा अनुभव पूरे महाराष्ट्र में काम करने का मिल रहा। उसके साथ आमिर जी का पानी फाउंडेशन है, उसमें कर में 30,000 गांव तक रोल करने का अवसर मिला। फिर गांव महाराष्ट्र सरकार ने कारपोरेट सपोर्ट से जो रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन 12 डिस्ट्रिक्ट में और 1000 गांव में चला है, उसका बेस भी होरे बाजार था। भाई इसी कारण बहुत अनुभव आया, ये कि मैंने तय किया कि जो अनुभव मुझे गांव में आ गया, बस वो अनुभव लोगों को दे देगा। खुद की हमारी एनजीओ है,
सब है, लेकिन हम खुद काम नहीं करते। जो काम करने वाली, चाहे गवर्नमेंट सिस्टम हो, एनजीओ हो, कारपोरेट हो, सभी को हम मदद करते। भाई इस तरह से पंचायत की मजबूती ग्राम सभा के कारण हो गई, और ग्राम सभा और पंचायत मिलके काम कर रही तो एक गांव बदल गया। महाराष्ट्र में 100 गांव बदल गए, और एक अच्छी मूवमेंट आज चल रही। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि जो आजकल सबसे बड़ी समस्या है माइग्रेशन की, हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा गांव से शहर चले जाते हैं, और अभी कोरोना में हमने देखा कि बेचारों को जब आने के लिए गाड़ियां नहीं मिली तो कैसे मुश्किल से वो पैदल चल चल कर वापस आए, वो सब समस्याएं हुई। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि ये माइग्रेशन रोका जा सके, गांव के युवा को गांव के अंदर ही सम्मानजनक रोजगार मिल सके? क्या ऐसा भारत में कुछ हो सकता है और आपने कुछ किया है इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो गांव में एग्री बेस रोजगार भी गांव में, डेयरी अच्छी डेवलप हो गई, पोल्ट्री डेवलप हो गई, छोटे छोटे फैब्रिकेशन के कोर्सेस गांव में शुरू हो गए, बैंक ने सपोर्ट किया। तो जो लोग गांव छोड़ के शहर गए, तो 70 परिवार मुंबई पुणे ठाणे से वापस गांव में आ गए। अभी हमारा अर्बन टू रूरल ऐसा रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है। तो प्लानिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने जो प्लान किया, अभी महाराष्ट्र के 100 आदर्श गांव में से 25 मॉडल गांव बने, और वो अच्छा कि वहां भी रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है। तो हमारी आजादी के बाद यही गलती हो गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के बाद यही कहा था कि अभी आजादी तो मिल गई है, पहला प्रयास हुआ, अभी ग्राम स्वराज लाने की जरूरत है। तो हमें दिल्ली मुंबई से नहीं, हमें गांव से प्लानिंग करना चाहिए। अगर गांव की नीड्स क्या है, ग्राम सभा में लोगों को बुलाओ, वहां की नीड्स के आधार पर प्लानिंग करो, फिर वो जनपद को दे दो, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत को दे दो, उसके बाद वो स्टेट लेवल करो, स्टेट से दिल्ली आएगा, बजट दिल्ली में हो गया, सीधा पैसा गांव में चला जाएगा। आपने देखा गांधी जी का ग्राम स्वराज, और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तभी उन्होंने एक प्रयास किया था, दिल्ली से निकले हुए 100 रुपए गांव में कैसे जाते हैं। तो हम सब तो उसका जिक्र चर्चा करते हैं, खाली 15 या 16 रुपए गांव में जाते हैं। इससे गलती हमारी यही है, रोजगार हमने गांव में, एम्प्लॉयमेंट जो है वो गांव में नहीं जनरेट किया। हमने एम्प्लॉयमेंट सारा अर्बन लेवल को सेंट्रलाइज किया, और लोग गांव छोड़ के शहर आ गए। तो जो गांव में नहीं पैदावार होगा वो शहर में होगा, जो शहर में नहीं वो गांव में होगा। एग्री बेस्ड तो सारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट हमारा गांव में बनना चाहिए। तो अगर हमारा प्लानिंग का ढांचा गांव होगा तो लोग गांव छोड़ के शहर नहीं जाएंगे। देखो एक धारावी थी जो एशिया में सबसे बड़ी स्लम थी, अभी हर गांव हर शहर स्लम में कन्वर्ट होगा। एक धारावी की जगह अभी 3 धारावी बन गई। और हमने देखा केरला में बाढ़ आ गई, बेंगलोर में बाढ़ आ गई, कोल्हापुर में आ गई, सातारा सांगली में आ गई, पुणे में आ गई, मुंबई में आ गई, राजस्थान में आ गई, जम्मू कश्मीर में आ गई, उत्तराखंड में आ गई। क्या नजारा देखा, हमारे शहर के आउटलेट ही ब्लॉक हो गए, क्योंकि गांव से लोग जो माइग्रेट होके शहर गए वो सारे रिवर बैंक पे, रेलवे लाइन के साइड में, गवर्नमेंट की जगह पे, तो उन्होंने हमारे सारे सिटीज का आउटलेट ब्लॉक कर दिया। और जब ज्यादा बारिश होती है, आउटलेट ब्लॉक होता है, तो पूरा पानी शहर में भर जाता है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान वो गरीब लोग जो स्लम में रहते हैं उनको झेलना पड़ता है। क्योंकि करेंगे क्या, गांव में खाने को रोटी नहीं, भूखा मरने से चलो शहर जाके जो जहाँ स्लम है वही रहेंगे। तो इसलिए हमारा जो प्लानिंग है, जैसा कि हमारे गांव ह्योरे बाजार ने करीबन हर रोज का 2 लाख लीटर पानी मुंबई का बचा लिया है। शहर को जितनी पानी की जरूरत है, सारे ग्रामीण में जितने भी डैम्स बन गए, जितने तालाब बन गए, वो तो पहले एग्रीकल्चर पर्पज थे, अभी तो उनका मेन पर्पज है शहर, सिटी को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। और सिटी से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसके कारण हमारा ग्राउंड वाटर खराब होता है। फ्यूचर में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ग्राउंड वाटर की होने वाली है। आज हम खाली वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन वाटर क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। तो हिवरे बाजार वाटर क्वालिटी की बात करने वाला गांव।
क्योंकि वाटर बजट के आधार पर क्रॉपिंग पैटर्न करने वाला हिवरे बाजार ये देश का पहला गांव है जिसने 95 में वाटर बजटिंग किया, उसके आधार पर क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन किया, मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को बंद कर दिया। क्योंकि आज जो मार्केट ड्रिवन क्रॉपिंग पैटर्न है ना हमारा, जो मार्केट पे बेचता है वही हम ग्रो करते हैं, और इसके कारण हमारी सारी समस्या है। और किसान की हालात खराब है, इसका कारण यही है कि उसको एक तो टाइम पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और बिजली और पानी मिल गया तो मार्केट डाउन हो जाता है। इसलिए हमारा जो प्लानिंग का ढांचा है वो रूरल बेस होना चाहिए। अगर गांव समृद्ध बनेगा तो देश समृद्ध बनेगा, शहर सुरक्षित रहेंगे। आज हमारी सारी शहरों की कैपेसिटी खत्म हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की नई समस्या आ गई। तो इसलिए हमारा प्लानिंग जो होना चाहिए वो प्लानिंग गांव से ही होना चाहिए, गांव में रोजगार निर्मित होने चाहिए। जो गांव में नहीं बनेगा बस उतना शहर में होगा। और कनेक्टिविटी हमारी ऐसी होनी चाहिए, गांव से कम समय में हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो शहर में आना चाहिए, वो प्रोसेसिंग यूनिट तक जाना चाहिए। मैं इतना कहूंगा, छोटे छोटे तो प्रोसेसिंग यूनिट वो गांव में होने चाहिए। जैसा टोमेटो सॉस है, उसके साथ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसके ऊपर जो भी प्रक्रिया करनी है उसके प्रोसेसिंग यूनिट गांव में होने चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि विकास के नाम पर भी कई बार विनाश हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा गांव के बारे में बहुत सारे लोग, मतलब दो अलग अलग धारणाएं हैं। एक धारणा है जो ग्राम स्वराज्य के आधार पर गांव को प्रकृति आधारित विकास के आधार पर विकास करना चाहती है। दूसरी एक धारणा है जो गांव में शॉपिंग मॉल और उसी तरह के शहर जैसा गांव को बनाना चाहती है। तो मैं दोनों ही विचारधाराओं के बारे में बिना कुछ बोलते हुए आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या इस तरह का विकास का कोई मॉडल हो सकता है जिसमें प्रकृति का शोषण ना हो? प्रकृति आधारित विकास का कोई मॉडल गांव में हो सकता है क्या? बिल्कुल। एक देखो, खाली पैसा और फंड्स ये हमारी विकास की नीति नहीं होनी चाहिए। विकास की नीति आध्यात्म बेस पे संस्कारित होनी चाहिए। और हमारे संस्कार चले गए क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही कोलैप्स हो गई। हमने खाली मनी मेकिंग बिजनेस का एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया, और इसके कारण जहां पैकेज मिलेगा बस वही कोर डिजाइन हो गए हमारे। हम नेचर को छोड़ दिया और इसके कारण सारी समस्या शुरू हो गई। हिवरे बाजार का सक्सेस यही है कि हमें गांव के प्राइमरी से लेके आंगनवाड़ी से लेके सेकेंडरी से लेके नेचर के साथ जोड़ दिया। जैसा नर्सरी हो, वाटर बजटिंग हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हमारा अध्यात्म हो, और हमारी सारी ऋषि मुनियों की परंपरा हो, ये सब हम सिखाते, ग्राम सभा में लेते। एक मुस्लिम परिवार के लिए मस्जिद हम लोगों ने बनवाई, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए ये बुद्ध धाम बन गया, वो अवार्ड मिल गया, उसमें से बन गया, गवर्नमेंट फंडिंग से नहीं। हमने नेचर बेस्ड प्लान किया है, इससे हमारे गांव में आज 10 लाख से ज्यादा प्लांटेशन वो सक्सेसफुल है। जिस गांव में जनवरी में पानी खत्म होता था, आज उस गांव में मई एंड तक गांव के तालाबों में पानी, क्योंकि हमने जो काम किया नेचर बेस्ड डेवलपमेंट का प्लानिंग किया। और जब नेचर बेस्ड होता है तो प्रकृति का शोषण हम करते नहीं, जैसा जंगल काटना, ओपन ग्रेजिंग करना, इसके कारण सॉइल इरोजन होता है। देखो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उसका एक ही सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं, वाटर कंजर्वेशन। यह गलत है। सबसे बड़ी समस्या आफ्टर कंजर्वेशन, लोग ठीक से पानी का यूज नहीं करते, मिसयूज ज्यादा करते हैं, इसके कारण वाटर लॉगिंग होता है, और वाटर लॉगिंग के कारण हमारे ग्राउंड वाटर क्वालिटी खराब हो जाती, हेल्थ क्वालिटी खराब होती। आज पंजाब की आप मिट्टी देखेंगे, सॉइल हेल्थ बिल्कुल खराब कर दी। जिस पंजाब की मिट्टी ने पूरे भारतवर्ष का पेट पाला, वही पंजाब की भूमि से अभी 400 फीट तक पानी नहीं मिलता, जमीन खराब हो गई। तो हमने हिवरे बाजार में वाटर कंजर्वेशन के पहला ट्री प्लांटेशन किया, फिर ग्रास डेवलपमेंट किया, और ग्रास डेवलपमेंट और ट्री प्लांटेशन के कारण सॉइल इरोजन रुक गया, जीरो लेवल पे आया। उसके कारण क्लीन वाटर रिचार्ज हुआ, और रिचार्ज वाटर वाटर बजट के आधार पर
हमने क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन करके यूज किया। इसको पेस्टिसाइड कम हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर कम हो गया, नेचुरल और अच्छी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे गांव में शुरू हो गया। और इसके कारण क्या हो गया, तो अच्छी हेल्थ भी बन गई। आज बाजार एक ऑक्सीजन टूरिज्म विलेज बनता है। रिवर्स ह्यूमन माइग्रेशन तो हुआ, इसके साथ साउथ अफ्रीकन माइग्रेटरी बर्ड भी खिवरे बाजार में आ गए। लियोपर्ड देखने को मिलता है, खाली टाइगर नहीं है, बाकी सब वाइल्ड लाइफ भी खिवरे बाजार में आ गए। इसका कारण है कहीं जंगल को आग लग गई तो हमारा ग्राम सुरक्षा का नेटवर्क है। विथ इन 30 सेकंड 800 मोबाइल कनेक्ट और 10 मिनट के अंदर 100 यूथ जंगल बुझाने के लिए जंगल में जाते। ये जंगल हमारा है, ये सॉइल हमारी, ये गांव हमारा, ये देश हमारा है। जब तक फीलिंग ऑफ ओनरशिप ये हमारे अंतरूणी भाव से नहीं आता, तब तक हम नेचर के साथ नहीं जुड़ जाते। इसलिए हमने हमारा जो गुरुकुल अध्ययन पद्धति थी, हमारी संस्कार थे, नेचर था, संन्यास जीवन था, प्रापंचिक जीवन था, ये सब सीखने को मिलते थे। आज वो एजुकेशन सिस्टम खलास हो गई और हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो गया। चलो हमारे देश में ही तो हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे। अरे हमारे देश में इतना है तो सारी यूरोपियन कंट्रीज हमारा देख रही और हम उधर जा रहे। हमारा योगा है, हमारा जो है कि नैसर्गिक साधन संपत्ति है, हमारा जो सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, पानी की पूजा, तो हमारे सदियों से हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा रही वो नेचर के साथ एजुकेशन जोड़ के किया। इसलिए हमारे गांव में जो उत्सव चलते हैं 12 राशि और 27 नक्षत्रों के आधार पर हमारी सारी सिस्टम बन गई थी, तो सारा कोलैप्स हो गए, वो खाली पूजा तक सीमित हो गए। इससे हमें हमारी पहली एजुकेशन सिस्टम इतनी स्ट्रांग करनी चाहिए, उससे जो बाहर आएगा वो अपने आप नेचर के साथ जुड़ेगा, वो संस्कारित होगा और वो गांव से जोड़ेगा, देश को जोड़ेगा। तो ये प्रयास हमें करने की जरूरत है। ये प्रयास अगर होता है वो दिन दूर नहीं, पूरे दुनिया के ऊपर वापस हम राज कर सकते हैं। अरे इतने सारे मुगल आ गए, पोर्तुगीज आ गए, डच आ गए, आर्य आ गए, निजाम आ गए, सब आ गए, लेकिन यहाँ की सिस्टम के साथ एक रूप हो गए। लेकिन अंग्रेज जब आ गए तो अंग्रेजों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स किया और वो डायरेक्ट उन्होंने फंडिंग एजुकेशन से जोड़ दिया और इसके कारण ब्रेन ड्रेन हो गया। इसे हमें वापस हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी, सबका साथ सबका विकास, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रकृति आधारित विकास हो सकता है और उसका मॉडल ना सिर्फ आपने प्रस्तुत किया है बल्कि वो भारत का प्राचीन काल से वही संस्कार भी था। ब्रिटिश पीरियड में हम थोड़े से बदले और थोड़े से बिगड़े, जिसके कारण सिस्टम्स खराब हुए। वापस से उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है क्योंकि वो लोगों के मनों में आज भी जीवित हैं, संस्कारों में जीवित हैं। अगला और अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, वो ये है कि काफी सारे युवा भारत के अंदर हैं जो ग्राम स्वराज्य के लिए काम करना चाहते हैं, ग्राम विकास के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि युवाओं को किस तरह से कार्य करना चाहिए? जी देखो, अगर समाज और देश के ऊपर जो भी आपत्ति आती है, आपत्ति के कारण ही हमें एक संधि मिल जाती। तो जैसा कि पहला वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, मलेरिया आ गया, या अलग अलग दुनिया भर में जो भी आ गया, उसमें रेड क्रॉस हो या सोशल मूवमेंट हो, CSR हो, ये सब जन्म लेता है। हमारे देश का इतिहास हम देखेंगे तो आजादी की लड़ाई में 8 साल से लेके 25 साल के युवा थे जिन्होंने घरदार छोड़ के देश की आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। यह हमारी युवा की बहुत बड़ी प्रेरणा है। राजनीति में युवा थे, प्रशासन में युवा थे, सामाजिक क्षेत्र में युवा है। और आज भी हम देख रहे कोरोना जैसी आपत्ति में जो एक नेशनल कैलेमिटी है, ये तो इंटरनेशनल है, फिर भी
हमने ये सोचना चाहिए कि जैसा ग्राम विकास हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पर्यावरण हो, प्रकृति का वापस पुनर्जीवन करना है, तो इसके लिए युवाओं की जरूरत है, क्योंकि होरे बाजार भी खड़ा हुआ वो यूथ ही थी जिन्होंने अपना घर का प्रापंचिक जीवन संभाल के गांव को कुछ योगदान दिया। वैसा ही हम देश के लिए योगदान दे सकते हैं, प्रकृति के लिए दे सकते हैं और विकास के लिए दे सकते हैं। बस इस तरह से अगर हमारे युवा जुट जाएंगे और वही प्रेरणा वो लेके काम करेंगे, खाली पैसे से नहीं, अंतरूनी प्रेरणा है। स्वर्गीय विनोबा जी यही कहते थे, आपका पार्टी क्या है, आप किस पार्टी से जुड़ी है, ये भाव महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आपका अंतरूनी भाव क्या है काम करने के लिए, समाज और गरीबों के लिए, नेचर प्रकृति के लिए, वो भाव बहुत जरूरी है। अगर वो भाव एक बार जाग जाता है तो प्लानिंग अपने आप बनता है और युवा एक बहुत बड़ी मूवमेंट कर सकता है। बस युवाओं को मेरी यही धारणा है कि प्रशासन में भी मैं देखता हूँ ना, मसूरी का जो आईएएस अकादमी है 95 से वहां जाता हूँ। कल ही हमारे आईएएस ऑफिसर है जिला पंचायत सीओ जो मसूरी ट्रेनिंग जाके आए, कल ही उन्होंने फोन किया था कि पोपट राव जी, कुछ आईएएस ऑफिसर छत्तीसगढ़ झारखंड बाहर से थे, उन्होंने ह्योरे बाजार का बहुत अच्छा जिक्र किया, क्योंकि वो ह्योरे बाजार आके गए थे। उन्होंने उसी आधार पर उनके स्टेट में काफी अच्छा प्रयास किया है। तो मुझे लगता है प्रशासन हो या एनजीओ मूवमेंट हो या राजनीति हो या सामाजिक मूवमेंट, बस इसमें एक अंतरूनी भाव अगर जाग जाता है ना, तो कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी यही कहते थे कि समस्या जितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपका भाव शुद्ध हो और आपका हेतु अच्छा है, तो संकट समय भगवान भी आपके सपोर्ट में आता है। मैं इतनी विनती करूंगा युवाओं को, समाज राष्ट्र और प्रकृति के लिए काम करने का प्रयास करो, आपको सपोर्ट मिलेगा। मैंने भी अनुभव किया, 30 साल में बहुत समस्या मेरे साथ भी थी, लेकिन ये कोई तो हिडन पावर है जो अपने आप सपोर्ट करती है और सारा प्रकृति के लिए अच्छा काम है तो आपको दिशा देती है। बस इतना कह के मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद पोपटराव पवार जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हम लोगों को एक कीमती समय दिया। आशा करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ थिंग्स के व्यूअर्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इससे प्रेरणा लेंगे तथा आपके जीवन से बहुत कुछ सीखकर वो भी देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।